कार्यक्रम देखने वाले किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे किसान भाइयों, हम अपने इस कार्यक्रम में हमेशा आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारियाँ देते रहते हैं। विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक और आधुनिक खेती कैसे की जाए, ये जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। इसी कड़ी में टिश्यू कल्चर से केले की खेती कैसे की जाए, आइए इस बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। केले की खेती करने की विधियों में अब बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए हैं, जिनमें केले की टिश्यू कल्चर खेती भी एक है। टिश्यू कल्चर से केले के उत्पादन ने छत्तीसगढ़ राज्य के ही बहुत से केला उत्पादकों को चमत्कारिक ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल टिश्यू कल्चर किसी एक पौधे का क्लोन तैयार करने की विधि है। टिश्यू कल्चर के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग से आसानी से पाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर टिश्यू कल्चर से केला निर्माण करने की विधि कई माध्यमों से किसानों तक पहुंचा रहा है। टिश्यू कल्चर में पौधे की एक सेल से हूबहू वही पौधा तैयार किया जाता है। टिश्यू कल्चर में असंक्रमित और अनुकूल माध्यम में उचित तापमान और आर्द्रता में एक सेल को भरपूर विकास दिया जाता है। इस विकास में उपयोग में आने वाले आवश्यक पोषक तत्व, जिसे मदर कल्चर कहते हैं, उसमें बगैर जड़ के छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। फिर इसे रूटिंग मीडिया में उपचारित करके इसमें जड़ तैयार की जाती है। ग्रीन हाउस में इस पौधे की फर्स्ट हार्डनिंग होती है। उसके बाद नेट हाउस में प्राकृतिक तापक्रम में पौधा सेकेंड हार्डनिंग पाता है और बाद इसके तैयार हो जाता है किसी भी प्रक्षेत्र में लग जाने के लिए। टिश्यू कल्चर से प्राप्त पौधे की खासियत होती है कि इसमें पौधे का किस्म तो वही होता है जो मूल पौधे का होता है, और इसकी बढ़त भी असामान्य रूप से शीघ्र होती है। साथ ही पौधा स्वस्थ भी रहता है। इन पौधों में कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू कल्चर के पौधे से उत्पन्न वृक्ष की उत्पादकता भी भरपूर होगी। वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है कि इसकी टिश्यू कल्चर विधि से तैयार पौध से रोपण किया जाए, जिसमें G9 प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। इसका शासकीय स्तर पर और गैर शासकीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। किसान भाई इन पौधों को खरीद कर और लगा अपने खेतों में इनका रोपण कर सकते हैं। इनके फ़ायदे ये हैं कि जितना भी टिश्यू कल्चर पौधा तैयार होता है, ये एक तरह से इनकी गतिविधि रहती है। ये इनकी बढ़वार एक जैसी होती है और फलत भी लगभग एक समय में आती है। तो इनका जो कृषि कार्यक्रम होता है, जैसे मान लीजिए कि फर्टिलाइज़र उर्वरक को घुलनशील उर्वरक देना है, तो इसमें हर अवस्था में अनुपात बदलता रहता है उर्वरक का। तो अगर एक साथ फूल आएंगे, एक साथ बढ़वार होगी, तो एक साथ ही उसका फ़ायदा उर्वरक का मिलेगा। नहीं तो कोई पहले बढ़ गया, कोई बाद में बढ़ गया, कोई बाद में फूल आया, तो उर्वरक जब हम देते हैं तो उसका सही लाभ पौधे को नहीं मिल पाता है और सही उत्पादन नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर टिश्यू कल्चर से केला उत्पादन पर जोर इसलिए भी दे रहा है क्योंकि परंपरागत पद्धति से केले की फसल लेने से उत्पादकता तो कम होती ही है और समय भी अधिक लगता है। टिश्यू कल्चर से 30 महीने में 3 फसल ली जा सकती है और फसल ज्यादा भी होती है। टिश्यू कल्चर के केलों में रोग लगने की संभावना भी कम हो जाती है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी और अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मृदा, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, केले के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। शुरुआत में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी भूमि का चयन करें जिसमें जल निकास उत्तम हो। थोड़ा ऊंची ज़मीन लें और ज़मीन में जीवाश्म पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ बढ़िया मात्रा में होना चाहिए। और ऐसी ज़मीन जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम हो तो उच्च गुणवत्ता वाली गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट
और हरी खाद, इन सब का प्रयोग करके आप भूमि तैयारी के समय मिला सकते हैं। और साथ में आधार उर्वरक नत्रजन, फास्फोरस, पोटास अवश्य दें। नत्रजन की एक मात्रा नत्रजन को लिक्विड फर्टिलाइज़र या जल घुलनशील के रूप में हम पूरे साल भर देते हैं, और इसी तरह फास्फोरस और पोटास को भी देते हैं। लेकिन कुछ आधार उर्वरक के रूप में भूमि की तैयारी में भी ज़रूर देना चाहिए, कम से कम एक चौथाई भाग ज़रूर दे देना चाहिए। इसके साथ साथ कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी खेत में दीमक और कुछ भूमि में रहने वाले कीट नुकसान पहुंचाते हैं, उसको भी भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, केले की खेती करने के लिए उसको लगाने हेतु मांदा किस तरह से तैयार किया जाए और उसमें जल प्रबंधन कैसे किया जाए, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। टिश्यू कल्चर केले की फसल के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ड्रिप या टपक सिंचाई पद्धति को ही ज्यादा कारगर बताया है, क्योंकि इस पद्धति से जमीन का तर बना रहना और जल की अपव्ययता को रोकना मुख्य बात होती है। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतराल में देनी चाहिए। प्रतिदिन सिंचाई आवश्यक है, वर्षा के दिनों को छोड़कर। वर्षा को देखते हुए सिंचाई और फर्टिगेशन देना चाहिए। जब मौसम खुला रहे तभी आप उसका उर्वरक, घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करें और सिंचाई का प्रयोग करें। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि प्रतिदिन 1 घंटे अगर सुबह शाम इसमें सिंचाई या उर्वरक का प्रबंधन किया जाए तो फसल अच्छी होती है। इसके साथ साथ फोलिक एसिड भी चलाना चाहिए आधे घंटे के लिए, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये भी हफ्ते में 1 बार कम से कम जरूर घुलनशील अवस्था में इनको ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से उपयोग करना चाहिए। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग मिलाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का ही इस्तेमाल करें। केले की खेती अच्छी की जाए, इसके लिए आइए हम जानकारी लेते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये कृषि विश्वविद्यालय में आप जो केले की खेती तैयार करवा रहे हैं जी और केले की फसल ले रहे हैं, उसमें किस तरह से इसकी भूमि की तैयारी करते हैं और किस तरह से ड्रिप से खाद देते हैं, मल्चिंग इत्यादि के बारे में विस्तार से जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं इस अनुसंधान प्रक्षेत्र में, सबसे पहले भूमि की तैयारी हम लोग जून महीने में किए। जून महीने में भूमि की तैयारी इस तरीके से किए कि 2 जुताई गहरी नास वाली जो कल्टीवेटर है उससे जुताई किए, फिर डिस्क हैरो से भूमि के बड़े ढेलों को तोड़े और उसके बाद लेबलर की सहायता से, लेजर लाइन लेबलर की सहायता से भूमि का समतलीकरण करना बहुत आवश्यक होता है। तो भूमि का समतलीकरण किए और चूंकि टपक सिंचाई की जो दूरियां हैं, जो 1.2 मीटर से 1.2 मीटर में हम लोगों ने जो लेटरल की दूरी रखे हैं, उस हिसाब से रिज एंड फरो, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्यारी और नाली विधि के हिसाब से केले का रोपण के लिए ज़मीन की तैयारी की है। इसमें किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब केले की प्लांटिंग करने वाले हों उसके पहले 20 टन गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
ज़मीन में डालें और उसके बाद बढ़िया ज़मीन को लेबलिंग करें और फिर मेड़ नाली पद्धति से केले की ट्रांसप्लांटिंग करें। और ट्रांसप्लांटिंग करते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि 1.8 मीटर बाई 1.8 मीटर या 2 मीटर बाई 2 मीटर जैसे आप देख रहे हैं, 2 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी में G9 जो टिश्यू कल्चर केला है उसकी प्लांटिंग सिंगल राइजोम को या सिंगल टिश्यू कल्चर प्लांट को लगाए हैं। और विशेष रूप से जैसे ही बारिश हमारे जैसे यहाँ पर हुई, तो जैसे ही बारिश हुई तो हम लोग मेड़ नाली पद्धति से मिट्टी चढ़ाना, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग अप, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और अर्थिंग अप करने के बाद लेटरल को समानांतर बिछा दिए हैं और इसी से फर्टिगेशन का निर्धारण हम लोग करते हैं। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि वैसे भी केले की जड़ें भूमि में ज़्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, इस करके इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना भी आवश्यक होता है। केले की खेती में खेतों में मादा का बनाया जाना केले की उपज बढ़ाने में सहायता देने वाला साबित होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं होता। खरपतवार नियंत्रण के लिए दो जिसको हम लोग कहते हैं कि कल्चरल मेथड और एक जिसको मैं कहूँ आधुनिक विधि, इन दोनों विधियों को मैं जोड़ते हुए बताना चाहूँगा। खरपतवार नियंत्रण इस तरीके से किसान भाई कर सकते हैं कि जैसे ही मेड़ नाली पद्धति से केला का क्यारी बनाते हैं, उसी समय जब गुड़ाई करते हैं और लगातार बारिश अगर नहीं हो रही है तो छोटे छोटे जो खरपतवार उगे रहते हैं वो पहले मर जाता है गुड़ाई करने के दौरान, उसके बाद उसी मिट्टी को चढ़ा दे और उसी बीच खरपतवार को निकाल दे। दूसरा विधि, जब केला में बेड बनाए उसी समय पेंडीमेथिलीन या फ्लूक्लोरोलीन या बासालीन नाम की दवा अगर किसान भाई 15 ml प्रति स्प्रेयर के हिसाब से नमी युक्त जमीन में छिड़काव करेंगे तो 60 दिवस तक के कोई भी खरपतवार अंकुरण में नहीं आएगा और प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण खरपतवार नियंत्रण, चूँकि केला एक वर्षीय पौधा है और 4 से 5 बार मैनुअल वीडिंग या हाथ से गुड़ाई या हाथ से निंदाई की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए किसान भाई क्या करें, पलवार, चाहे वो पैरा का पलवार हो जिसको हम लोग मल्चिंग कहते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का पलवार जो 25 से 30 माइक्रोन का सिल्वर ऑन ब्लैक, मतलब सिल्वर कलर ऊपर हो और ब्लैक कलर नीचे हो, तो नीचे कलर जब ब्लैक होता है तो ज़मीन को थोड़ा गर्मी भी पैदा करता है और खरपतवार को 100% सप्रेस कर देता है, दबा देता है। और सिल्वर कलर का लेने से चूसक जो कीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो थोड़ा सा चिकमिकाता है और चिकमिकाने के वजह से जो चूसक कीट है वो केले में नहीं आते। तो इस तरीके से कीट नियंत्रण भी है, खरपतवार नियंत्रण भी है और साथ ही खाद की भी बचत, पलवार नमी संरक्षण भी कर सकते हैं और खाद की भी बचत कर सकते हैं। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल बना लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। केले की बहुत सी प्रचलित प्रजातियां हैं। जानकारों की सलाह पर अपने प्रक्षेत्र की तासीर के आधार पर इनका चयन किया जा सकता है। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पौधे का चयन भी फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक सबल कारक होता है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता के निरोगी पौधों का चयन ही किया जाना चाहिए और पौध चयन के समय प्रक्षेत्र की भूमि और वातावरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मादा तैयार करें और ये ट्रैक्टर से भी तैयार कर सकते हैं और बैल चलित हल से भी तैयार किया जा सकता है। मादा तैयार करें, कम से कम 20 सेंटीमीटर ऊंचा मादा होना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी
180 सेंटीमीटर या 2 मीटर रख सकते हैं। इसी तरह पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। जब भूमि तैयारी हो जाए, अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि ये चूँकि पूरे साल भर फसल चलती है तो खरपतवार की समस्या बहुत होती है। उससे निजात पाने के लिए आपको मल्चिंग करना चाहिए, ये सर्वसुलभ है। और मल्चिंग ऐसी भी जो एक तरफ से काली हो और दूसरी तरफ से ग्रे कलर हो, स्लेटी कलर जिसको बोलते हैं, तो ये कीड़ों से भी बचाती है और नमी संरक्षित करती है और साथ ही साथ खरपतवार का नियंत्रण होता है। और ड्रिप बिछाने के साथ साथ ही मल्चिंग बिछाना चाहिए। जब आप ड्रिप लाइन बिछाते हैं सिंचाई के लिए और फर्टिगेशन के लिए, खाद देने के लिए, उसके बाद मल्चिंग कर दी जाती है और फिर अनुशंसित दूरी पर छिद्र बनाए जाते हैं। पौधों को लगाने के लिए पॉलीथीन में छिद्र बना दिए जाते हैं। केले के पौधे के रोपण के बाद बारी आती है उसमें खाद प्रबंधन की। चूंकि केले की खेती ड्रिप से और बिना ड्रिप के दोनों माध्यम से की जाती है, अतएव संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि केले के खेत में खाद प्रबंधन किस तरह से किया जाए, खाद किस तरह से दिया जाए। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौध रोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। टपक सिंचाई से तो क्रिटिकल अवस्था में या क्रांतिक अवस्था में खाद निर्धारण तो करते ही हैं, लेकिन चूंकि बेसल डोज जो जून के महीना में जब पौध लगाते हैं उस समय आधारी खाद के रूप में डीएपी किसान भाई 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मुरेट ऑफ पोटाश किसान भाई 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और सिंगल सुपर फास्फेट, चूँकि जड़ केला शेलो रूटेड है, जड़ बहुत कम होता है और उन जड़ों में जितना जल्दी टिश्यू कल्चर बनाना को लगाते हैं और उसके बाद जितना जल्दी जड़ आए और जड़ की वृद्धि जितना ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा कह दीजिए शूडो स्टेम की वृद्धि होगी। इसलिए 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों को डालना चाहिए गोबर के खाद के अलावा। किसान भाइयों, केले की खेती में, खासकर टिश्यू कल्चर की खेती में वैसे तो रोग और कीट बहुत कम ही लगते हैं, फिर भी यदि कीट और रोग लग जाए तो उसका किस तरह से निदान किया जाए, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, आइए हम कृषि वैज्ञानिक से इस बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ रोग और कीट इस प्रकार के हैं। तना विविल, ये कीट गर्भ अवस्था में ही अधिक हानि पहुंचाता है। ये केले के तने और राइजोम में छिद्र करके उसे अंदर से खाते हैं। इन कीटों से बचाव के लिए प्रभावित पौधों को ही नष्ट कर देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ कीट रहित अंतः भूस्थारी प्रयोग में लाना चाहिए। माहू या एफिड भी केले की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट होते हैं। आप बीच बीच में निरीक्षण करते रहें। जब आपको दिखें पत्तों के नीचे कुछ रस चूसने वाले कीट दिखें तो इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक कीटनाशक आता है, जिसका आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते रहें। कुछ तने में छेद करते हैं, ऐसे कीटाणु जब आते हैं तो ज़मीन में गुड़ाई करके आप कार्बोफ्यूरान मिला सकते हैं, फ्यूराडान मिला सकते हैं, जिससे कीड़ों से बचत होगी। ऐसे कीड़े जो जड़ों को, तनों को छेद करके खाते हैं। केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। पनामा रोग, ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। ये रोग मृदा जनित होता है। सबसे पहले कवक पौधे की जड़ों में प्रवेश करता है। इस रोग में पत्तियां पीली होकर तने की ओर झुक जाती हैं। कमज़ोर भूमियों में लगातार केला उगाने से ये रोग ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए और रोपण के लिए
स्वस्थ अंतःभूस्थारी का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रस्तावित भूमि में 3 से 4 सालों तक केले की फसल नहीं उगाई जानी चाहिए और रोग प्रतिरोधी जातियां ही लगानी चाहिए। बंची टॉप वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला केले का रोग है। इस रोग का प्रसार माहू के द्वारा ही होता है। इसकी रोकथाम के लिए भी रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। पर्णचित्ती रोग केले के पौधे में कवक के द्वारा होने वाला रोग है। इन तमाम रोगों और कीटों से अपनी फसल को विशेषज्ञों की सलाह पर आसानी से बचाया जा सकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने केले की खेती को टिश्यू कल्चर से किए जाने के लिए जिस तरह से किसानों को प्रेरित करने का काम किया है, उसका सुपरिणाम केले के वृहद उत्पादन के रूप में सामने आ रहा है। जैसे मैनकोजेब है, बावेस्टीन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, तो इनको देख के आप जब जड़ में कोई ऐसी आपको दिखता हो तना गलन वलन, तो ड्रिप के माध्यम से इनको दें, और पत्तों पर दिखता है तो इसका छिड़काव करें। इनकी मात्रा 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक रखी जा सकती है। किसान भाइयों, आज आपने देखा कि केले की खेती आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तकनीक से किस तरह से की जाए, उसमें खाद प्रबंधन से लेकर कीट प्रबंधन कैसे किया जाए और कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। उम्मीद है कि यह जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी रही होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। अगले एपिसोड में हम और अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।